कितने अरसे से आप ये खदमात सर अंजाम दे रही हैं? किस तरह के केसेस, किस तरह के बच्चे आपके पास आते हैं? जी, मैं 2013 से ही बच्चों के साथ मुंसलिक हूँ और 2019 से मैंने फिर अपना सेंटर बनाया, न्यूरो एबिलिटी प्लस न्यूरो हेबिलिटेशन सेंटर। और ज़्यादातर जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो सेरेब्रल पाल्सी, जिसके अंदर बच्चा बैठ नहीं सकता, वॉक नहीं कर सकता, डिपेंड करता है कि लेवल और सिवियरिटी लेवल क्या है, एरिया कौन सा अफेक्टेड है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस, जिसको गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, उसके साथ बच्चे आते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंटल डिलेस के साथ अगर छोटी उम्र में आएँ तो नेक होल्डिंग नहीं अचीव कर पा रहे होते, बैठ नहीं पा रहे होते, वॉक नहीं कर रहे होते, और डाउन सिंड्रोम के बच्चे। इसके अलावा रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के भी बच्चे आते हैं, जिसके अंदर क्रेबीज़ है, स्टूर्ज वेबर सिंड्रोम है, बार्टर सिंड्रोम है और कर्नेक्टस है। तो इन सब डायग्नोसिस के बच्चा जब पैदा होता है तो पेरेंट्स के लिए तो वो जब तक चलना, बोलना और भागना दौड़ना शुरू नहीं कर देता तब तक परेशानी का एक फैक्टर रहता है कि अब मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, अब मेरा बच्चा सही से बैठ नहीं पा रहा, अब मेरे बच्चे का बिल्कुल, और मेरे बच्चे की गर्दन नहीं ठहर पा रही। क्योंकि जब बिल्कुल छोटा होता है ना तो सबसे पहला उसका मसला ये होता है कि बच्चा अपनी गर्दन खुद से उसको होल्ड नहीं कर पा रहा, ठहराव उसमें नहीं है, और फिर वो बैठ नहीं पा रहा है। फिर जो वो चलने की एज में आता है तो अब जी वो 1 साल का हो गया, अब चलना शुरू नहीं किया उसने, स्पीच का टाइम आता है तो अब बोलना शुरू नहीं किया। तो पेरेंट्स को कब कब अलर्ट हो जाना चाहिए इन चीज़ों को लेकर? बच्चा कितनी एज में, एग्जैक्ट एज क्या है जब बैठना शुरू कर देता है, जब उसकी गर्दन खुद से वो होल्ड करना शुरू कर देता है? ये सारा कुछ अगर आप हमें बता। अच्छा, ये चीज़ हम ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कुछ चीज़ें हैं, रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं कि डेवलपमेंटल डिलेज आ सकते हैं। जिसके अंदर अगर लेडी प्रेग्नेंट है और उसको कोई भी इन्फेक्शन जैसे खांसी, गला ख़राब, ज़ुकाम भी हो जाता है, और अगर वो 4 to 6 वीक से ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर रहा है, तो आई थिंक गायनोकोलॉजिस्ट के पास हमें विजिट करना चाहिए कि टॉर्च इन्फेक्शंस ना हो। टॉर्च इन्फेक्शंस की वजह से वो जो प्लासेंटल बैरियर है वो क्रॉस इन्फेक्शंस कर जाती हैं और बच्चा अफेक्ट होने के चांस होता है। माइक्रोसेफली, हाइड्रोसेफलस, इस तरह के केसेस आ जाते हैं अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर लेडी को टॉर्च इन्फेक्शंस हो जाए। इसके अलावा अगर प्री मेच्योर बर्थ है, बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाता है, तो भी चांसेस होते हैं कि डेवलपमेंटल डिलेज आ जाएं। अगर ट्विंस या ट्रिपलेट हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसके अंदर भी कई दफ़ा एक बच्चे को नरिशमेंट कम मिलती है तो डेवलपमेंटल डिलेज और बच्चे को इस तरह की पिक्चर सीपी की आ जाती है। इसके अलावा अगर बच्चा पैदा होता है और रोए ना टाइम पर, फौरन बच्चा रोता है, तो ये भी इंडिकेशन है माँ को कि अगर आगे जाके उसकी नेक होल्डिंग अगर डिले होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डॉक्टर साहब, गलत मेडिकेशन भी एक सबब बन सकती है? किस तरह की एहतियात माओं को करनी है? समटाइम किसी को हेडेक है, कोई फीवर हो गया, कोई ऐसी गलत मेडिसिन इस्तेमाल कर ली। स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी कैन लीड टू दिस एज वेल। स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी के जो रिजल्ट्स हैं वो भी इस तरह के प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती है। तो इसके अलावा जो एपगार स्कोर है बच्चों का, जब पैदाइश के बाद फ़ौरन बच्चे का कलर क्या था, उसी पॉइंट पे पैदाइश के दौरान भी हमें पता लग जाता है। डॉक्टर्स पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपने अपने बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पे नज़र रखनी है कि कब कब क्या क्या हो रहा है। और कुछ बच्चों का प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे की वजह से अगर नीकू के अंदर, नर्सरी आईसीयू के अंदर बच्चा एडमिट है, तो राइट आफ्टर नर्सरी भी वो थेरेपी स्टार्ट करा सकते हैं। क्योंकि जितनी जल्दी बच्चा थेरेपी स्टार्ट कराएगा उतनी जल्दी हम उसके न्यूरोनल पाथवेज को रिकंसाइल या साइनैप्स कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, उस वक्त बच्चों का ये नहीं पता चल रहा होता कि बच्चा देख रहा है, क्योंकि वो उस वक्त तो आपको समझ सुन नहीं पा रहा होता, सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं उस तरह से कर पाता, तो उसकी आंखें उस तरफ वो देख रहा है, पेरेंट्स इस तरफ खड़े होकर बात कर रहे हैं, अब उसका आई कांटेक्ट तो नहीं बन पा रहा पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि अभी छोटा है, शायद उसको हमें अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा। तो क्या वो सही टाइम है कि बच्चे को फौरन से पहले थेरेपिस्ट के पास लेकर जाया जाए, चेक करवाया जाए एटलीस्ट कि बच्चा रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, क्या उसकी कुछ सुनने की समात में कोई मसला तो नहीं है, या उसके देखने में या उसके समझने में? ये चीज़ भी जो है आप बच्चा, क्योंकि आई ट्रैकिंग के थ्रू आप देख सकते हैं बच्चा ट्रैक कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चीज़ भी हमें इंडिकेट करती है। टॉयज़ को फोकस कर पा रहा है, नहीं कर रहा, अगर कमरे में कोई एंटर हो रहा है, बच्चा हमें देख रहा है, नोटिस कर रहा है, या कोई अपनी ही मूवमेंट में बिजी रहता है, तो अपने नाम लेने पे भी रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन ये कितनी एज में, कितने मंथ्स के बाद ये चीज़ आपको फील होनी चाहिए या उसको नोटिस करना चाहिए कि ये जो आप बात करें ना, ये ऑटिज्म, और 2 साल के बाद बच्चा इतना रिस्पॉन्सिव होता है। मैं कह रही हूँ उससे भी पहले अगर आप बच्चे में ये कुछ डेवलपमेंटल डिलेज देखें, जिसके अंदर 3 से 4 महीने का अगर बच्चा है और वो नेक नहीं होल्ड कर पा रहा, तो आपको न्यूरोपीड्स फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर वो 7 to 8 मंथ्स में बैठ नहीं पा रहा, तो भी आपको
न्यूरोफीज फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर 12 से 18 महीने के दरमियान वो चल नहीं पा रहा तब भी आपको विजिट करना चाहिए। और फिर आप कौन सी थेरेपी शुरू करवाती हैं अगर ये प्रॉब्लम पॉइंट आउट हो गए, आपसे रुजू भी कर लिया पेरेंट्स ने? जी, जी। तो कौन कौन सी थेरेपीज हैं जिसके जरिए बेहतर किया जाता है उसे? ठीक है, अच्छा, हम जो थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं वो कन्वेंशनल थेरेपीज से थोड़ी डिफरेंट है। कन्वेंशनल थेरेपीज से मुराद है जिसमें हम पैसिव मूवमेंट को अप्रिशिएट करते हैं, जो कि आप हाथ से करते हैं, बच्चे का बाजू प्रोप्रियोसेप्शन करा दी या उसकी स्ट्रेचिंग करा दी। हम उन थेरेपीज पे और वो जो मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं बच्चों के ऊपर भी, जिसके अंदर टेंस है, हॉट पैक है, इंफ्रारेड है, ये सब चीज़ें बच्चों की थेरेपी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। ओके, ठीक है, हम जो थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं वो फंक्शनल फिजिकल थेरेपी है, जिसके अंदर बच्चे को हम ऐसी पोजीशंस में ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के थ्रू मसल को ट्रेन करते हैं, उनके ब्रेन के पोस्चरल रिफ्लेक्सेस को एक्टिव करके, जिससे उसके उनके जो न्यूरल प्लास्टिसिटी है उसके थ्रू वो मूवमेंट को मैप कर लेते हैं ब्रेन में। ठीक है, ये डायनामिक मूवमेंट इंटरवेंशन के थ्रू हम थेरेपी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पाइडर यूनिट थेरेपी है, जिसके अंदर जो बच्चे बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, नॉन वेट बेरिंग में होते हैं, उनको हम बंजी कॉर्ड्स लगा के यहाँ पे एक पेल्विस पे, एक चेस्ट पे लगती है, और डिफरेंट हमारे पास वो यूनिट हैं जिसके अंदर हम उनको वो माइलस्टोन अचीव करा देते हैं या उस पोजीशन में ले जाके एक्टिविटीज़ करा देते हैं या स्ट्रेंथन कर देते हैं वो मसल जो वीक होता है। के साथ आप समझती हैं कि बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो नॉर्मल मूव कर सकता है, उसकी गर्दन भी जिस तरह से होल्ड करना शुरू कर देती है, और वो माइलस्टोन अचीव करने के बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ सकता है? क्योंकि ये जो नॉर्मेलिटीज़ जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम यूजुअली देखते हैं कि ये तो लॉन्ग टर्म, मतलब बच्चे की ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं, तो क्या इनको ख़त्म किया जा सकता है बच्चे के अंदर से? अच्छा, इट डिपेंड्स कि बच्चा किस टाइम पे मेरे पास आया है। अगर अर्ली एजेस में आ गया है, 4 मंथ्स में आ गया है, 6 मंथ्स में आ गया है, पहले 2 साल में आ गया है या 3 साल में आ गया है, पहले 1000 डेज जो होते हैं बच्चे के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर 1000 डेज 1000 पैदा होने से लेकर जी 1000 तो डेज, अगर उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आ गया है तो हम, अगर 4 महीने का बच्चा आ रहा है तो हम उसको 18 महीने तक से 2 साल के अंदर वॉक तक ले आते हैं। अगर वो बच्चा आया 5 साल में और उसने अभी सिटिंग भी अचीव नहीं की, स्टैंडिंग भी अचीव नहीं की, तो हमारे लिए थोड़ा चैलेंज बढ़ जाता है। इसी तरह अगर 10 साल के बाद आता है, 15 साल में आता है, तो मजीद चैलेंज बढ़ जाता है। तो अर्ली इंटरवेंशंस जिसको कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप फिजियोथेरेपी कराएं, वो उसके रिजल्ट्स भी बेहतर आते हैं। बच्चा अपने माइलस्टोन्स जो है 1-2 महीने लेट या 6 महीने लेट, लेकिन समहाउ अचीव कर ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़्यादातर केसेस किस तरह के आते हैं? कोई ऐसा केस भी शेयर कीजिएगा, एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही रेयर आपको दिखाई दिया हो, और साथ में वो जो ज़्यादातर केसेस आते हैं उसके पीछे रूट कॉज क्या मिलता है? क्या ऐसी चीज़ है कॉमन जो कि आपको नजर आई पेरेंट्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, उसके बाद की, जो गाइडेंस के लिए काम आए? जी मैं आपको बताती हूँ कि जो अभी मेरे पास ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं वो मेनिंजाइटिस के आ रहे हैं, गर्दन तोड़ बुखार, जिसमें बच्चे को होता हाई ग्रेड फीवर ही है। हम समझते हैं कि शायद पैनाडोल और पैरासीटामोल से बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो इन्फेक्शन होती है मेनिंजिस की, ब्रेन की जो लेयरिंग होती है उसके अंदर इन्फेक्शन वो बैठ जाती है, और जिसकी वजह से बच्चे को हाई ग्रेड फीवर होता है। और जब वो ठीक होता है आहिस्ता आहिस्ता, उतनी देर तक कोई ना कोई बॉडी का साइड इफेक्ट हो गई होती है।